हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार फटाफट बताओ सर जी, होली की छुट्टी कब होगा? ओह माय गॉड, गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी, मेरे भाई, बहुत बढ़िया। छुट्टी की टेंशन होनी चाहिए टीचर को, छुट्टी की टेंशन ले रहा है स्टूडेंट। पर मैं आप लोगों की भी मजबूरी समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको होली पे या आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन अपनी लाइब्रेरी जाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि होता भी है भाई हुड़दंग। मैं अभी पहले बैच में यही बात कर रहा था। होली मतलब आज की डेट में है हुड़दंग। पहले होली होता था प्यार, मिलन, सौहार्द, आपसी भाईचारे का त्योहार, लेकिन अब थोड़ा सा इसको हुड़दंग का रूप दे दिया जाता है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। वही पी खाकर एक दूसरे के साथ बदतमीजी, और मतलब आप भी जानते हैं आजकल होली किस तरह से मनाई जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़िएगा। होली की छुट्टी, आज एक क्लास है आपकी, फिर कल और परसों होली आपकी मनाना है आपको। हालांकि कल तो कुछ है भी नहीं वैसे, अगर मैं बात करूं। परसों होली का कलर है, आज होली का त्योहार है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। और जय भोले की मनीष मेरे दोस्त, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि टॉपिक बड़ा है लेकिन इसमें अलग अलग कई सारे टॉपिक्स हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को आज एक बार आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जुड़िएगा। अब मेरी और पूरे आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से आप सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को होली के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग जानते हैं होली, दिवाली, ये बहुत बड़े बड़े त्योहार आप लोगों के जीवन में आते हैं। और हर बार कहीं ना कहीं हमें एक टीस रहती है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे साथी होंगे जिनके दिमाग में रहा होगा पिछली होली पर कि अगली होली पर तो मैं एक सरकारी जॉब ले चुका होऊंगा या होंगी। लेकिन इस बार भी वो मौका चूक गया है। पर इस बार आप एक शपथ ले सकते हैं कि इस बार तो हम सरकारी नौकरी अगली होली तक लेके बैठेंगे। और उसमें आपका पूरा सहयोग कदम कदम पर हम और मैं हमारी टीम के साथ जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट यदि करूं तो मैं आज की पॉइंट पर सबसे पहले आता हूं। हमारा एक टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है, बच्चे को हमें ये एक साथ पढ़ाना होता है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो बच्चे को लगता है कि मेरे प्यारे भाई कि ये आप तो बहुत दिनों से इसी टॉपिक को चला रहे हो। 8-10 क्लास कम से भी कम अगर मैं मान के चलूं तो इसकी आपको मिल जाएंगी। 8 से 10 क्लास इसकी आप लोगों को मिलेंगी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है ना? चलो, तो आप इस बात को देखेंगे सर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीखना है। ठीक है, इसमें हम लोगों को जो सीखना होता है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मैं लिख देता हूं एक एक चीज आपके सामने, और इसी आधार पर आप लोगों की क्लासेस में शेड्यूल कराऊंगा थंबनेल, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी इसको आप जानते हैं संख्याओं के वर्गीकरण के रूप में। क्या है ये? संख्याओं का वर्गीकरण। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इसको बोलोगे संख्याओं का वर्गीकरण। आज मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में A to Z जानकारी दे दूंगा इसके अंदर। ठीक है ना? चलो, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मात्र 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल बनता है। प्लेस वैल्यू, वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैं इसके पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। जातीय मान, जातीय मान व स्थानीय मान। स्थानीय मान व जातीय मान इसका पॉइंट बनेगा। तीसरे नंबर पे आप इसमें पढ़ोगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यानी कि मेरे प्यारे भाई इसमें आपको पढ़ना है इकाई का अंक। इकाई का अंक इसमें आप लोगों को पढ़ना है। तीसरे नंबर की बात होगी। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता की जांच, या आप बोल सकते हो विभाज्यता के नियम। पांचवें नंबर पे इसमें आपको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, यानी मेरे दोस्त शेषफल प्रमेय।
शेषफल की प्रमेय। छठे नंबर पे आपको पढ़ना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। और उसके बाद आपको पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोज। शून्यों की संख्या। और एक फिर मिसलेनियस पढ़ोगे। तो बच्चे को देखने में क्या लगता है कि ये नंबर सिस्टम एक ही टाइप है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे ना तो ये एलसीएम एचसीएफ में आपका सारा काम इजी कर देगा। एलसीएम एचसीएफ में डिविजिबिलिटी रूल लगेगा 99% क्वेश्चंस पर। ठीक है ना। चलो, तो ये नया आप लोगों को पता चलेगा, एलसीएम एचसीएफ लगेगा 99% क्वेश्चंस पर। ठीक है। और जैसे यूनिट डिजिट है, ये पूरे मैथ में मैं जब आपको एक बात बता रहा हूं, गारंटी इस बात की है, जिस दिन आप एग्जामिनेशन में बैठोगे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जब आपके आ रहे होंगे या 35 क्वेश्चन जब आपके आ रहे होंगे, तो आप यूनिट डिजिट से बहुत बड़े सवाल में ऐसे 4 5 6 सवाल होंगे जिनको आप यूनिट डिजिट से कर दोगे। क्या वो नंबर सिस्टम के होंगे? ना, वो किसी के भी हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, एवरेज के, रेशियो के। इकाई अंक इतना बड़ा रोल प्ले करता है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हो आप। रिमाइंडर थ्योरम आपको बड़ा हेल्प करेगा क्योंकि इसी में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम को। डिजिटल सम यहीं से एकदम आपको मजेदार चीजें बताता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ये एक टॉपिक है, इसके पूछ लिया जाता है आंसर को। इसमें आंसर को पूछ लिया जाता है। बहुत शानदार। गुरुजी बिलर हो रही है क्लास, स्क्रीन बिलर हो रही है। ये बिलर कैसे दूर करूं मैं? बिलरता को कैसे दूर किया जा सकता है मुझे ये पता नहीं पड़ रहा है। आज ही क्लास स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम का। हाँ जी। बिलर कैसे खत्म हो सकता है? बिलर को कैसे दूर किया? चलो, बिलर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जीरो की संख्या नहीं आती है क्या सर? बेटा ये लिख रहा है ना, नंबर ऑफ जीरोस लिखा हुआ है। नंबर ऑफ जीरोस लिखा हुआ है मेरे शेर, जीरो की संख्या। ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर दिख रहा है ना? कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करूं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, फिर इसके क्वेश्चंस के भी साथ डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का वर्गीकरण। क्या है टॉपिक का नाम? संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है मेरे भाई, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण को बिल्कुल शुरू से सीखते हैं आज। ठीक है ना। संख्याओं के वर्गीकरण को बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। एक एक बात आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। सर संदीप सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है हम, मतलब रिकवरी अच्छी हो रही है। ठीक है, सही दिख रहा है ना मेरे शेर? बहुत बढ़िया। तो देखो, जब संख्याओं की बात आएगी तो दो तरीके की संख्या हमको पढ़नी है। संख्या होती वैसे जैसे तीन तरह की हैं, तो हमें दोनों तीनों में से मात्र एक तरीके की संख्या पढ़नी है। जब बात संख्या की आएगी तो हमें पढ़ना है एक दोस्त जब रियल नंबर होता है। एक पढ़ना है हमें रियल नंबर, यानी हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है वास्तविक संख्या। ये क्या होता है मेरे दोस्त? तो वास्तविक संख्या। और एक होता है मेरे प्यारे भाई, हालांकि उसको हमें पढ़ना नहीं है, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं।
यानी ये कल्पना से आपके मन में आएंगी, वास्तव में नहीं होती हैं। और एक और होती है कायदे में, तो इन दोनों से मिलके बनी हुई होती है, इन दोनों से मिलके बनी हुई होती है, हालांकि उसे भी हम नहीं पढ़ेंगे। वो तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या। तो प्यारे बच्चे, ये आपके सामने तीन संख्या आती है। अब पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। चलो, यहां लैंड और वाटर वाला रेशियो कहां करवाए? लैंड और वाटर कोई टाइप थोड़ी है भैया, लैंड और वाटर कोई टाइप नहीं है। देखो, अपने दिमाग को ये चीज मान लो कि आपके सामने, जैसे अब एक बच्चा कह रहा है सर लैंड और वाटर वाला कहां करवाया। लैंड और वाटर का कोई स्पेशल टाइप नहीं है। पूरी पृथ्वी पे नॉर्थ हेमिस्फेयर के मुकाबले डबल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। राइट कहां से करना है? अभी मत लिखो कुछ भी भाई, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मत लिखना अभी। क्लास के एंड में बेशक आप लिख लेना, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो इस क्लास को, आज 2 दिन की छुट्टी भी है, रिकवरी भी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमें सबसे पहले रियल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, जो किसी भी नंबर लाइन पर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें आप, नंबर लाइन होती है एक। अब ये नंबर लाइन कहां होती है सर? ये भी इमेजिनेशन है, कोई ऐसी लाइन वास्तव में कहीं दुनिया में मौजूद नहीं है। बस अगर मैंने ये खींच दी तो यही नंबर लाइन है, समझ लो। इस पे जो संख्या आ जाएगी उसे ही हम बोलेंगे रियल नंबर। अच्छा, इस बात को छोड़ो, मैं इमेजिनरी की बात करूं। अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पे नेगेटिव आता हो तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, और इसका मुख्य पार्ट होता है आयोटा, इसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा का स्क्वायर करने पे आता है -1। मैं अगर बात करूं आयोटा की, तो आयोटा होता है माइनस का √1। यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर संख्या माइनस में है तो वो निश्चित ही एक इमेजिनरी नंबर होगा। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई संख्या है, आप ये कहें अगर माइनस का √2 हो, या रूट माइनस का 3 हो, या रूट में माइनस का 4 हो, या रूट में माइनस का 9 हो, या रूट में माइनस का 16 हो, तो ये सब कैसी संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई? सब इमेजिनरी हैं। इनको नहीं पढ़ना हम लोगों को। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे इमेजिनरी होती कैसी हैं, तो आप ये समझ लेना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या इमेजिनरी है, ठीक है ना। क्यों क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? अरे पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे क्यों नहीं, पढ़ोगे, एक एक चीज पढ़ोगे उसको, ठीक है ना। चलो, यहां पे आप लोगों को बता दो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स में मेरे दोस्त, नेगेटिव संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है, कोई भी संख्या नेगेटिव है और वो अंडर रूट में है, तो वो क्या हो जाएगी? वो आप लोगों के सामने आएगी इमेजिनरी नंबर। किसी संख्या का स्क्वायर करने पे अगर माइनस आता हो तो उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये संख्या होती है रियल, जो आपने देखी है, चाहे वो 1 देखा हो, चाहे वो 2 देखा हो, चाहे वो -1, चाहे वो -6, चाहे वो -1/3, चाहे वो 1/9, चाहे वो 11/2, चाहे वो आप लोगों ने कोई भी देखा है, पाई देखा है, चाहे आप लोगों ने दशमलव में देखी है 3.4, चाहे वो आपने 4.33333 देखी है। मतलब आपने कोई भी संख्या जो जर्नली देखी है वो क्या होती है? रियल नंबर। हालांकि रियल नंबर में भी फिर 2 हिस्से हो जाते हैं उसके, हालांकि रियल नंबर में भी फिर उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है सर। अगर प्लस में हो, हाँ, अगर मैं बात करूं प्लस में 2 अंडर रूट का हो, √3 हो, √4 हो, √5 हो, √6 हो, √9 हो, √16 हो, √36 हो, ऐसी कोई भी संख्या अगर है तो वो रियल नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर प्लस में कोई संख्या है तो वो रियल है, और अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या है तो वो इमेजिनरी है। इनको हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर एक संख्या बनती है, जैसे मैं बोल रहा हूं 5 + 3 आयोटा। ये आयोटा यानी कि ये किस फॉर्मेट में होती है? a + b आयोटा। अगर a + आयोटा b बोलते हैं इसको। अगर आयोटा का जिक्र पहले, मतलब आयोटा का जिक्र है, इस आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये जो आई है इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, आयोटा। और अगर कहीं भी ये आयोटा नजर आ रहा है ना, तो वहां पे इमेजिनरी संख्या ही बन रही होंगी लगभग, ठीक है। या तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे होंगे। तो आप लोगों को ये दोनों बिल्कुल नहीं पढ़ने, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, ये बात ध्यान रखिएगा।
जिन संख्याओं का रूट हल ना होता हो वो तो अपरिमेय होती हैं, ठीक है ना, वो तो अपरिमेय होती हैं, ठीक है। लेवेशन ग्रेड 3 के लिए पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। चलो चैप्टर पर सीट दो प्लीज, ठीक है। वो तो मिल जाएगी। बिलर आ रही है, अरे बिलर कैसे खत्म करूं, बिलर 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 डेविड मिलर, एक मिनट अभी खत्म करता हूं बिलर, एक सेकंड की बात दो मुझे, बस एक मिनट का टाइम। हार्ड है क्या इमेजिनरी? इमेजिनरी हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस में नहीं है, हार्ड नहीं है। इमेजिनरी सस्ता सुंदर टिकाऊ है। अब नहीं होगा बिलर, एक बार बताना बिलर अगर अब हो तो। अब हो रहा है बिलर, देखो जरा। हाँ भाई, अब नहीं आ रहा, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर आ भी रहा है तो वैसे तो मैं कोशिश करूंगा अब ना आए, तो मैंने मैनुअल पे प्रेस कर दिया। अगर अब भी आए तो मुझे बताना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो चीजों को। अब एक बात मैं बता रहा हूं, तो हमें ये दोनों नहीं पढ़नी। आप बोलो जी टफ है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं आती। बस इतना याद रखो, अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या, वो आप लोगों की क्या होगी, मतलब इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब इस पॉइंट को आपको पढ़ना है, किसको? रियल नंबर को। अब रियल नंबर जब हम पढ़ते हैं ना मेरे दोस्त, देखो इमेजिनरी नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का रोल वहीं खत्म। अगर मैं आप लोगों के सामने रियल, यानी रियल का मतलब होता है सच्ची संख्याएं या वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं की अगर बात करूं तो ये आप लोगों ने देखी है, दो तरीके से ये संख्याएं बन रही होती हैं। वास्तविक संख्याओं की अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूं तो इसके दो दोस्त हुए। वास्तविक संख्या के मैं कह सकता हूं दो बच्चे हुए, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मैथ सीखता क्यों? मुझे मैथ में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैथ सीख जाओगे। इसका एक बच्चा हुआ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये दोनों रियल नंबर के ही पार्ट है भाई, दोनों किसके पार्ट हैं? रियल नंबर के ही पार्ट है। रेशनल का मतलब हिंदी में होता है मेरे प्यारे भाई परिमेय संख्या। हिंदी में क्या होता है? आप बोलोगे सर इसका मतलब, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये मेरे प्यारे दोस्त ये होता है परिमेय संख्या। ये क्या होता है? परिमेय संख्या। और इसी का अगर मैं दूसरा दोस्त देखूं तो वो है अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इसका रोल भी इतना ही है, बस यही खत्म है, अपरिमेय। लेकिन अपरिमेय से क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो वो जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। रियल नंबर, पहले हम लोगों ने बात करी नंबर की। नंबर होते हैं तीन तरीके के, रियल, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी के अंदर आयोटा आता है तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रही बात आप लोगों के रियल नंबर की, तो रियल नंबर का पूरा ट्री बनता है। रियल नंबर के बेटे भी हैं, पोते भी हैं, पड़पोते भी हैं, सड़पोते भी हैं। मतलब रियल नंबर के बेटे भी हैं, मतलब उसके दो हिस्से होंगे, फिर उन दो हिस्सों के भी हिस्से होंगे, फिर उन दो हिस्सों के हिस्से होंगे। तो वो चीज आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो हिस्सों में टूटा, तो मेरे प्यारे भाई रेशनल नंबर में क्या आता है आप लोगों को पता है? रेशनल नंबर का फॉर्मेशन है जिन संख्याओं को आप p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो रेशनल नंबर होती है। बस ये ध्यान रखना यहां पे q डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे संख्या लिखी हो वो जीरो ना हो, बस वो जीरो ना हो, बस ये बात मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। p अपॉन क्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो नीचे जो क्यू लिखा हुआ है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सर p जीरो हो तो भी चलेगा। सर जी p, तो p प्यारे भाई जीरो हो तो भी चलेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले p को जीरो ही रख दो,
और 0 बटे कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो 0 कैसी संख्या है? सबसे पहले 0 परिमेय संख्या है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कैसे ही अनंत तक चले जाओ। उसके अलावा -1, -2, -3, -4, ये कुछ भी है, आप कहां तक जाओ? अनंत तक, माइनस के अनंत तक। मतलब 0 से शुरू होकर कहीं तक भी चले जाओ, प्लस के अनंत तक या माइनस के अनंत तक, वो सब की सब क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी भिन्न लिख दो, 3/4 लिख दो या 4/3 लिख दो, 101/99 लिख दो या 99/1001 लिख दो, कोई भी भिन्न, कोई भी फ्रैक्शन आप लिख सकते हो, वो क्या होगी? परिमेय संख्या। बस ध्यान रखना। अब आप बोलो सर P/Q के रूप में लिखने की बात है, मैं आप लोगों के कमेंट देख पा रहा हूं। 0 कौन सी संख्या है सर? मेरे प्यारे भाई रेशनल, 0 परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है मेरे दोस्त? तो परिमेय संख्या है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब चीजें सिखाई जाती हूं, आपका उस समय कमेंट करना, मतलब अपने आप को धोखा देना है, परेशान होने वाले हैं। माइनस, सर माइनस वाली तो इमेजिनरी होंगी ना? नहीं होंगी। अंडर रूट थोड़ी है माइनस वाली के ऊपर, ये माइनस वाली अंडर रूट थोड़ी है, इनके ऊपर अगर अंडर रूट चढ़ा देंगे तो इमेजिनरी है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, बेटा जी अगर मैं यहां अंडर रूट ना चढ़ाऊं, केवल -1 लिखूं, तो -1 देखो यहां दिख रहा है, -1 रियल नंबर है। -1/2, -6/2, कुछ भी आप कर रहे हो, वो रियल नंबर है। तो कमेंट थोड़े से रोक दिया करो। नीचे 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्यारे बच्चे, आप 0 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो इनफाइनाइट बनेगा। 0 का कोई मान नहीं है अगर आप भाग देते हो। 0 से भाग देने पर कैन नॉट डिफाइन, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। 0 में किसी का भाग दो तो वो 0 बन जाएगा। आप 0 में 1 का भाग दो, माना आपने कहा मैं 0 में 1 का भाग दूं, तो ये 0 बनेगा। 0 में 9 का भाग दूं तो ये 0 बनेगा। 0 में 200 का भाग दूं तो ये 0 बनेगा। 0 में 1111 का भाग दूं तो ये 0 बनेगा। 0 में आप किसी का भी भाग देंगे ना भाई, तो वो क्या बनेगा? 0 बनेगा हमेशा। लेकिन अगर आप 0 का भाग दोगे, इफ यू डिवाइड बाई 0, देन दैट इज CND, यानी कैन नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं, इसके अलावा आप देखोगे भिन्न माइनस में हो तो भी चलेगा। माइनस का 3/7, माइनस का 8/27, माइनस का 13/106, कोई भी संख्या है वो सब परिमेय संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, या उसके अलावा 3/4, 4/3, 3/4, 9/17, 17/37, मतलब अपॉन में कोई भी संख्या है, बस नीचे 0 नहीं है, ये बात हमारी एक शर्त है बस। बाकी सारी की सारी संख्या 1/0 में क्या होगा सर? बेटा जी उसका कैन नॉट डिफाइन। ये बात बार बार पूछने की कोई अक्लमंदी नहीं है, मैं बता रहा हूं बार बार, ये CND कैन नॉट डिफाइन। CND, 0 का भाग आप नहीं कर सकते किसी में भी। CND का मतलब कैन नॉट डिफाइन। इसको डिफाइन नहीं किया गया है मैथ के अंदर, आज तक भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है मैथ के अंदर। आप लोग अच्छे से जानते हैं 0 की खोज तो हो चुकी है, लेकिन 0 के कुछ पॉइंट हैं जो एग्जैक्टली नहीं पता किसी को भी। 0 के कुछ पॉइंट है जो एग्जैक्टली नहीं पता किसी को भी, तो वो 0 अभी भी मतलब अपने आप में क्या है? 0 अपने आप में एक संदेह है अभी भी। आप बोलोगे जी कैसे, थोड़ा सा बताओ। जैसे अगर मैं 6/6 लिखूं तो क्या आएगा? 6/6 लिखूं तो क्या आएगा? बताओ फटाफट से। पहला पॉइंट मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैं 6/6 लिखूं तो क्या आएगा? आप मुझे बताओ। 6/6 लिखेंगे तो प्यारे बच्चे क्या आएगा? आप बताओ। 6 में 6 का भाग दो। ठीक है नीलेश मेरे भाई, ठीक है। सुनील बताओ, 6 में 6 का भाग देंगे तो आप कह रहे हो सर 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, 6 में 6 का भाग दो तो 1 आएगा। ठीक है ना। चलो दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो, दूसरे नंबर की बात करूं, अगर मैं 0 में 6 का भाग करूं तो आप किसी भी संख्या का भाग 0 में करोगे तो 0 आएगा। आप 0 में 6 का भाग कर लो, 0 में 26 का भाग कर लो, 0 में 46 का भाग कर लो, 0 में 96 का भाग कर लो। तीसरा नंबर, अगर मैं 6 में 0 का भाग करूं तो मेरे भाई ये CND है, कैन नॉट डिफाइन। इसका कोई आज तक नहीं बता सकता कि ये कैन नॉट डिफाइन है क्या है। 3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे। 6 में 6 का भाग करोगे 1 आएगा।
मतलब एक नियम है कि सेम संख्या में सेम संख्या से भाग कर दो तो 1 आना चाहिए। जैसे 6 में 6 का भाग 1, 8 में 8 का भाग 1, 100 में 100 का भाग 1, 95 में 95 का भाग 1 करोगे, 70 में 70 से भाग करोगे 1 आएगा। बात तो सही है। दूसरा नंबर, किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में कर दे तो वो 0 बनेगा। 0 में 6 का भाग करो तो भी 0, 0 में 70 का भाग करो तो भी 0, 0 में 99 का भाग करो तो भी 0। और तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे 6/0, तो 6/0, तो ये कैन नॉट डिफाइन। अब मैं आपके सामने अगर रख दूं एक बात कि मेरे दोस्त अगर आ जाए 0/0, बताओ पहला नियम लगेगा, दूसरा नियम लगेगा, तीसरा नियम लगेगा, क्या लगेगा? ये आज तक मिस्ट्री है। 0/0 कर दें तो क्या पहला नियम लगा दूं कि सेम संख्या का सेम संख्या से भाग करोगे तो 1 आएगा, 0 का 0 में भाग करके 1 आएगा क्या? फिर मैं दूसरे नियम पे गया, किसी भी संख्या का भाग 0 में करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो क्या इसका 0 करूं? क्योंकि हम एक संख्या का भाग 0 में दे रहे हैं। फिर तीसरा नियम आया कि 0 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो कैन नॉट डिफाइन। 0 का भाग किसी संख्या में दे रहे हैं तो क्या CND कर दूं, कैन नॉट डिफाइन। तो ये आज तक नहीं पता, ढंग से नहीं पता किसी को भी, ठीक है ना। चलो, ये अभी नहीं पता किसी को 0/0 क्या है। ये अब आप बोलो क्यों नहीं पता, तो 0 की एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता किसी को। 0 का मान एग्जैक्टली नहीं पता है कि 0 का बिहेवियर क्या हो सकता है। तो ये बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है सारे के सारे नंबर तो सर आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, अपॉन में संख्याएं, माइनस में अपॉन में संख्याएं, ये तो सब आपने रेशनल में लिख दी। इरेशनल में क्या आएगा? अभी तो और बना, अभी तो चीजों को समझ में आएगा, मजा एकदम जबरदस्त आएगा आपको। यहां अगर मैं कह रहा हूं √4, √9, √16, √25, √100, √144, √36, √576, ऐसी संख्या भी परिमेय संख्या होती हैं। आपको इनमें कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है सब में? क्या बताओ संख्याओं के अंदर? √4, √9, √16, √25, √36, √100, √144, √64, क्या आपको इनके अंदर कुछ चीज कॉमन सी नजर आ रही है मेरे भाई? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको यहाँ कॉमन नजर आ रही हो? ठीक है, बताओ सर इन रूट में -3/2 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? लैंड और वाटर वाला, बताओ नहीं बन रहा है। अरे मेरे भाई देखो, लैंड और वाटर वाला हालांकि मैं बता दूंगा, परेशान उसके लिए मत हो, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट ही चाहिए तो मैंने अभी 1 बजे जो क्लास चलती है 40 सीरीज, उसमें रेशियो प्रपोर्शन के लास्ट में चले जाना। लास्ट में चले जाओगे तो आप लोगों को वहां लैंड और वाटर वाले क्वेश्चंस दिख जाएंगे, उसका आधार वही, आप आराम से कर लोगे। ये आप लोग एक बात समझो, ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनको अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है आसानी के साथ। √4 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं, ये सारी की सारी परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैं 2 लिख सकता हूं, इसको 3 लिख सकता हूं, इसको 4, इसको 5, इसको 10, इसको 12, इसको 6, इसको 24। √576 का मतलब होता है 24। ये सारे मेरे प्यारे भाई वर्ग हैं, वर्ग। तो ये क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। ऐसे ही अगर मैं क्यूब्स की बात करूं, क्यूब क्या होता है? पावर 3 होना। जैसे ये होता है ना √8, क्या मेरे दोस्त? √8 ये 2 का क्यूब है। √27 ये मेरे प्यारे भाई 3 का क्यूब है। ऐसे ही 64 ये 4 का क्यूब है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं √1331 ये 11 का क्यूब है। ये बात आप जानते हैं कि नहीं? तो ये परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन संख्या, ये है पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगर ऐसी संख्याएं हैं तो वो रेशनल नंबर हैं। उसके अलावा रेशनल में क्या क्या आता है? उसके अलावा रेशनल के अंदर आता है जैसे कोई 3.2, 4.69, 7.321, 7.321 या 9.12, ठीक है ऐसे, या फिर 3.333333, ये सब रेशनल हैं।
4.93939393 ये सब क्या है? रेशनल। अब आपके दिमाग में एक बात चटक चुकी होगी, चटक क्या गई होगी आपके दिमाग में एक बात, गुरु एक बात बताओ, तुमने सारी संख्या तो यहां लिख दी, अब यहां क्या बचा जी? तो यहां भी कुछ बचा क्या? हाँ जी बचा। पहले मुझे बताओ, ये पॉइंट समझ आ रहा है? रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? पहले मुझे बताओ, रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? कोई भी अंडर रूट रेशनल नंबर में आ सकता है, बशर्ते एक कंडीशन है कि अंडर रूट को हम हटा दें आराम के साथ, तो हम उसको रेशनल नंबर में ले लेंगे। अगर अंडर रूट नहीं हट पाया तो इरेशनल नंबर में जाएगा। ठीक है, अब आपको क्यूब रूट आ गया, कोई भी क्यूब रूट को अगर हम निकाल दें तो वो मेरे प्यारे भाई परिमेय संख्या। और क्यूब रूट हटा नहीं पाए, जैसे आप बोलो क्यूब रूट 10 है जी, तो 10 तो किसी का क्यूब नहीं है, तो जब किसी का क्यूब नहीं है तो वो परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। दशमलव में कुछ अंक के बाद रुक गया, 3.2, एक अंक बाद रुक गया दशमलव। 4.69, तो 2 अंकों के बाद रुक गया दशमलव। 7.321, 3 अंकों के बाद रुक गया। 9.12, 2 अंकों के बाद, यानी दशमलव कुछ समय बाद रुक जाता है जब, ठीक है, दो कुछ समय बाद रुक जाता है जब। ऐसे ही कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जो कि रिपीट होते हो, 3.33333333 आते रहेगा, या 4.44444 या कुछ भी आता ही रहेगा। तो ये बात आपको पता चली मेरे प्यारे भाई, रेशनल नंबर के अंदर सारी की सारी वो संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं। अब आपकी खोपड़ी कहेगी सर इरेशनल भी बता ही दो, जब इतनी बात आपने बता दी है तो इरेशनल के अंदर एक तो ये चिन्ह आता है पाई का, पाई का चिन्ह आता है। अगर पाई चिन्ह आया तो इरेशनल, और जो आपने पाई का मान पढ़ा है 22/7 वो रेशनल, क्योंकि 22/7 पाई की कोई ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है पाई की ओरिजिनल वैल्यू 22/7 है? नहीं। 3.14 अगर आ जाए 3.14 तो भैया ये रेशनल नंबर है, कोई इरेशनल नहीं। आप बोलो पाई का मान है जी ये तो 3.14, अरे भैया पाई का मान 3.14 नहीं है, ये तो हम मान लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। 22/7 को हम मान लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। 22/7 इसका कोई ओरिजिनल नंबर नहीं है पाई का। आपको मैं कहो तो दिखा दूं एक बार में, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप गए गूगल बाबा के पास एंड यू सेड टू गूगल बाबा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ, ओरिजिनल वैल्यू, गूगल बाबा भी समझ जाएंगे, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पाई। देखो ये है पाई की वैल्यू ओरिजिनल। मैं अगर पाई की वैल्यू आपको दिखा सकूं बड़े करके, तो पाई की ओरिजिनल वैल्यू प्यारे भाई ये रही, दिख रही है आपको ओरिजिनल वैल्यू पाई की। अगर इसमें से हम कितना ले लेते हैं भाई मेरे, हम तो इसमें से केवल क्या लेते हैं, हम तो इसमें से केवल इतना लेते हैं 3.14, लेकिन आप देखो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 3.14159265338233884623384197169399 और आप बोलो यहाँ के रुक गई क्या? ना, ये तो मैथमेटिशियंस ने यहां तक निकाली है, इसके आगे चलती रहेगी, रुकेगी कहीं नहीं भैया। और पाई की वैल्यू ऐसी होगी कहीं रुकेगी नहीं, और दशमलव अगर कहीं रुक ना रहा हो तो वो इरेशनल होता है। अगर दशमलव रुक जाए, मतलब अगर मैं लिखूं 3.14 केवल इतना लिखूं, तो ये मेरे प्यारे दोस्त रेशनल है। क्या है ये? रेशनल है। और अगर मैं ऐसे लिखूं 3.141592653388 अटरम सटरम ये सारा लिख दूं मैं, तो ये इरेशनल है। ये तो केवल फर्स्ट 100 डिजिट ऑफ पाई है। क्या है ये? फर्स्ट 100 डिजिट ऑफ पाई, मतलब एक तरीके से फर्स्ट 100 डिजिट है, पाई की तो अनंत डिजिट तक जाएगी। 22/7 इतना बड़ा सर जी? हाँ इतना बड़ा मेरे दोस्त। श्रीमान वर्कशीट अनुपात अनुपात कहां मिलेगी? यहीं मिलेगी, लेकिन अभी मिलेगी आजकल में,
ठीक है, दे तो रखी है उसको, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सभी टाइपिस्ट के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहा, थंबनेल बनाने वालों के पास वर्कलोड रहा, क्योंकि जो क्लासेस जैसे हमारी यूट्यूब पर होनी है कल भी परसों भी, तो वो सब लोग अपनी छुट्टियों पर हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले तो वो क्लासेस बनाने में बिजी हो गए हैं, शायद वर्कशीट इसलिए थोड़ी सी लेट है। ठीक है, चलो यहां अब आप देखोगे इस बात को, इसको समझ सकते हैं आराम के साथ। ठीक है, तो पाई की ओरिजिनल वैल्यू मेरे प्यारे भाई ये है, तो जब पाई की ओरिजिनल वैल्यू ये है तो आप इसका आंसर भी समझ चुके हैं। तो केवल अगर पाई शब्द आ गया तो ये इरेशनल है, और पाई का मान अगर मैं लिखूं 3.14 केवल तो ये रेशनल है। लेकिन अगर पूरा मान लिखूं 3.1415922863932876 ऐसे कुछ तो इरेशनल है। ठीक है ना, चलो तो अपरिमेय संख्या केवल यही होगी पाई? ना जी ना, कोई भी संख्या जो अंडर रूट में है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2, आप बोलो अंडर रूट तो यहां भी था, लेकिन यहां अंडर रूट में सब स्पेशल संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे 4, अंडर रूट 4 का मान 2 लिख सकते हो, तो 2 तो हमने लिखा है ना, 2 तो है ही आपका रेशनल। रूट 2 हो सकती है, रूट 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, रूट 20 हो सकती है, रूट 400 नहीं होगी भाई, 410 हो सकती है। मतलब रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं पता, वो इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक है ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं पता मेरे भाई वो होती हैं। ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं पता वो होती हैं इरेशनल नंबर्स। ऐसे ही क्यूब रूट पे भी आएगा। अगर क्यूब रूट हमें नहीं पता किसी संख्या का, जैसे 6 है, हमें 6 का कोई क्यूब रूट थोड़ी पता है। जैसे अगर मैं क्यूब रूट 9 का निकालूं, नहीं पता। अगर मैं क्यूब रूट 27 का तो निकाल सकते हैं, 29 का निकालूं तो नहीं पता। इसके अलावा ऐसा दशमलव, इसके अलावा दशमलव ऐसा हो जैसे कि 9.12345619372 मतलब कि ना तो ये रुकने में ही आ रहा, ना ये खत्म ही होने में आ रहा। एक तो दशमलव हमारे पास 3 तरह के दशमलव होते हैं कुल मिला के। अब तो नहीं हो रही ब्लर, अब भी हो रही है? बताओ जरा एक बार। ठीक है, ब्लर तो नहीं हो रही, ब्लर तो नहीं हो रही मेरे प्यारे भाई। देखो एक दशमलव ऐसा होता है जो ना तो रिपीट होता हो, ना तो ये दशमलव आपको रिपीट होता नजर आएगा, और ना ही ये दशमलव आपको खत्म होता नजर आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जैसे ये 3.33333 या 3.3434343434 या 3.44444 मतलब रिवाइज होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, वो आता है परिमेय के अंदर। तो आप मुझे बताओ परिमेय अपरिमेय के बारे में जान गए आप? परिमेय अपरिमेय के बारे में, परिमेय में कौन कौन सी संख्या आती है? सारी संख्या परिमेय में ही आती है ज्यादातर। अपरिमेय में कुछ संख्याएं, एक तो अंडर रूट के अंदर वो संख्या जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, दूसरी पाई, और तीसरा एक ऐसा दशमलव जो ना तो रिपीट होता हो ना कुछ होता हो। ठीक है ना सर जी, 3.33333 रेशनल नंबर है तो पाई कैसे इरेशनल होगा? अभी बता देता हूं, दशमलव को लेके कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आप लोगों को पता चली, इरेशनल नंबर हमको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें इरेशनल का जिक्र नहीं पढ़ना, इरेशनल का जिक्र हमें नहीं पढ़ना। मैं आपके सामने 2 संख्याएं अभी लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा कैसी कैसी संख्याएं हैं। पहली संख्या मैं लिख रहा हूं 3 गुणा 64 है, ये 3 गुणा अंडर रूट 64 पहली संख्या, और दूसरी संख्या है 3 गुणा अंडर रूट 60। इनमें मुझे बताओ कौन सी संख्या रेशनल है, कौन सी इरेशनल है, या दोनों ही रेशनल है या दोनों ही इरेशनल है, ये बताओ फटाफट से। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का डेसिमल मतलब बता दो सर, बस 2 मिनट का टाइम दे दो राहुल चंद्र जी। ठीक है ना, ये मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, 3√64 और 3√60, इनमें 2 संख्याएं हैं, कौन सी रेशनल है कौन सी इरेशनल है, या दोनों रेशनल है या दोनों इरेशनल है, ये बात आपको पता है? सर रेशनल नंबर 1 है, 1 इज रेशनल। सर एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा कि मैथ कोर्स? बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई, बिल्कुल परेशान मत हो उसको लेके आप। 1 रेशनल है, 1 परिमेय 2 अपरिमेय, बहुत ही ज्यादा शानदार भाई। आप लोगों के जो आंसर एकदम दिल खुश कर देने वाले हैं, ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है।
रेशनल का मतलब प्यारे दोस्त ये परिमेय संख्या है, और मेरे प्यारे दोस्त ये इररेशनल नंबर है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। एक है रेशनल, एक है इरेशनल, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या आप इसको ऐसे बोलोगे। कैसे भाई? अंडर रूट 64 का मतलब, ये जो रूट 64 है इसका मतलब तो 8 भी हो सकता है। तो ये तो बनी 3 गुणा 8, 8 तिया 24, 24 तो परिमेय है। यहां पे हम रूट 60 को नहीं कुछ कर सकते। अंडर रूट 60 का तो रूट 60 ही रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अंडर रूट 60 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4 गुणा 15। भाई ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हो आप कि 2 दूनी 4 और 15, 4 गुणा 15, 15 चौका 60। अब भी तो 60 ही है ये, 15 दूनी 30 दूनी 60। और जब अंडर रूट के अंदर दो एक जैसी संख्याएं होती है ना, जैसे ये एक जैसी संख्या है, तो इस जोड़े को बाहर निकालते तो बाहर आते आते ये सिंगल संख्या बनती है, लेकिन अंडर रूट 15 तो अब भी बचेगा। ये बन गई 6 रूट 15, लेकिन ये अब भी मेरे भाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 15 को हम कुछ भी करके हटा नहीं पाएंगे। रूट 15 को हटा नहीं पाएंगे तो ये अपरिमेय, ये परिमेय। बात तो आपको समझ आई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम बात करें अगर दशमलव की, अगर मैं आप लोगों से बात करूं डेसिमल की, डेसिमल यानी कि दशमलव, दशमलव होली, दशमलव। कल मैच देखा था आप लोगों ने? बताओ भाई, कल का क्वार्टर फाइनल का जो मैच था, क्या आप लोगों ने देखा? दशमलव के अंदर आपको 3 तरह के दशमलव मिलेंगे। जो अभी आपके अंदर कंफ्यूजन था ना, कहीं तो दशमलव आप परिमेय संख्या ले रहे हो, कहीं दशमलव आप अपरिमेय संख्या ले रहे हो। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। रूट में समान नहीं हो तो, समान नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। अगर रूट 15 है तो 15 रहने दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, रूट 15 है तो 15 रहने दो, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। तो दशमलव के बारे में, चलो दशमलव को तो अगली क्लास में, पहले आप लोगों का कुछ कंफ्यूजन है जो मैं यहाँ क्वेश्चंस पे देख पा रहा हूँ। माना, देखो एक बात और मैं बताऊं, अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है ना a गुणा a, तो इसको आप लोग a लिख सकते हो। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये है कि अंडर रूट के अंदर अगर दो एक जैसी संख्याएं हैं तो बाहर आते आते वो a रह जाएगी। लेकिन अगर जैसे आप बोलो जी अंडर रूट के अंदर 3 एक जैसी संख्याएं, तो मेरे दोस्त 2 तो बाहर निकल जाती है, 2 में से ये एक, जैसे ही जोड़ा बना, जोड़े का एक बाहर हो गया और जो बाहर नहीं हो पाया वो अंदर ही रह जाएगा। इसको a रूट a बोल सकते हो। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? a रूट a बोल सकते हो। ठीक है ना? चलो, उससे आगे सॉल्व नहीं होगा क्या? अंडर रूट 15 नहीं होगा। जैसे अगर आप बोलो जी, जैसे आपके दिमाग में आ रही होगी 4 होते a अंदर ही अंदर, a गुणा a गुणा a गुणा a, फिर क्या करते? तो मेरे भाई जैसे ये a और a, एक जोड़ा बना, एक a बाहर, दूसरा जोड़ा बना, गुणा में दूसरा a बाहर। अभी तो ये a के जोड़े हैं, लेकिन कल को अगर ये b a के जोड़े बन जाते, माना ये आपके सामने ऐसे हो a गुणा b गुणा b, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई कि यहां पे बनेगा a का जोड़ा है तो a का बाहर a, b का जोड़ा है तो बाहर b। तो ये इस तरह से बनती हैं चीजें, ये चीजें इस तरह से बन रही होती हैं। तो ये बात आपको पता है बहुत आसानी के साथ। ठीक है, अब यहां आप लोग, सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ये है रूट 64, अंडर रूट 64 है तो गुणा में 64 लिखना है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो 8 गुणा 8। और अंडर रूट के अंदर एक जैसी संख्या अगर 2 है तो उनमें से एक संख्या को बाहर ले लो, तो रूट 8, अंडर रूट 64 का मतलब 8 बना। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, अगर अंदर ही अंडर रूट 8 होता तो, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, सर 8 होता तो इसको हम ऐसे ही तो तोड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां पे दो संख्याएं हैं एक जैसी, तो इनमें से एक 2 बाहर और ये 2 अकेला रह गया, तो ये अंदर अकेला रह जाएगा। 8 का अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2, अंडर रूट में 8 का मतलब मेरे प्यारे भाई 2 रूट 2 होता है। ठीक है ना? चलो
अब वर्ग नहीं होगी क्या भैया? अब कब ए बी का वर्ग नहीं होगा क्या? नहीं, इनका वर्ग नहीं होगा। अंदर से दो जोड़े बनते हैं, जब दो अंक एक जैसे मिलते हैं तब बाहर एक बाहर निकल के आता है। जैसे अंदर दो 8 मिले, उन दोनों में से एक बाहर आया। अंदर दो बार दो मिला तो एक दो बाहर आया, और एक ये अकेला रह गया तो इसको अकेला छोड़ा है अंडर रूट के अंदर, इसको अकेला अंडर रूट के अंदर छोड़ा है। ये बात समझ लो थोड़ी सी, ठीक है ना? चलो, बहुत शानदार। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट दशमलव डेसिमल है, डेसिमल के बारे में बता दूं। सिंपल सी लॉजिक में बता रहा हूं, आप ये समझ लो, एक तो दशमलव होता है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल यानी कि पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है? यानी उसमें संख्या रिपीट होंगी, जैसे 1.111 या ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा, या 2.2222 या 3.345 345 345 345। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या रिपीट होगी, एक से अधिक संख्याएं रिपीट हो सकती हैं। 40.997 997 997 997 997, यानी इसे हम बोलते हैं पूर्णावर्ती दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरे नंबर पे आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। ये कुछ अंक के बाद बंद हो जाता है, जैसे 1.234 फुल बंद, ये बंद नहीं होते, चलते रहते हैं। 4.3 3.42 9.6369, चाहे 4 अंक के बाद हो, चाहे 2 अंक के बाद हो, चाहे 3 अंक के बाद हो, इन्हें बोलते हैं हम शांत दशमलव। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये दोनों परिमेय होते हैं भैया संख्याएं, ये दोनों रेशनल होती हैं। और तीसरा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी गैर पुनरावर्ती और अशांत दशमलव। गैर पुनरावर्ती और अशांत दशमलव मतलब ये एक ऐसा दशमलव होता है, जैसा कि पाई का मान मैंने अभी दिखाया आपको, जैसा कि पाई का मान दिखाया 3.1416293249, ये रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, तो ये होता है अपरिमेय, ये होता है अपरिमेय। हालांकि इसको और एक्सपेंशन के साथ हम अगली क्लास में, यानी 2 दिन के बाद जब मुलाकात होगी, कल परसों मुलाकात एप्लीकेशन पे तो नहीं होगी, यूट्यूब पर हम लोग मिलते रहेंगे, कल भी परसों भी, तो मुलाकात परसों करेंगे पल्ले दिन वैसे तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।